नमस्कार, साइबर अपराध के खिलाफ ये है डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको साइबर अपराध से बचाने के लिए आपको जागरूक करने के प्रयास के तहत ही हम लेकर आते हैं हर सप्ताह ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। कार्यक्रम में आज बात डिजिटल अरेस्ट की। सबसे पहले साइबर अलर्ट कार्यक्रम में ही हमने ही उठाया था ये मुद्दा डिजिटल अरेस्ट का, आपको सतर्क करने के लिए। डिजिटल अरेस्ट वास्तविकता में कुछ नहीं होता। पुलिस अरेस्ट करती है हथकड़ी लगाकर, कस्टडी यानी हिरासत में भी रखती है, लेकिन थाने में हाउस अरेस्ट भी करती है, यानी घर में नजरबंद, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन डिजिटल अरेस्ट ये पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी नहीं करती। ये नाम है धोखे का, क्योंकि सिर्फ साइबर धोखेबाज ही करते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो समझ लीजिए, व्हाट्सएप या स्काइप पर ऑनलाइन वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी यानी धोखा। प्रधानमंत्री ने भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान किया है, तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। दरअसल आम जन को कानून और कानूनी संस्थाओं की अधिक जानकारी नहीं होती। उनकी इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं ये साइबर अपराधी। इस तरह बात करते हैं कि आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और डर जाते हैं और फिर फंसते चले जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बैंक मैनेजर्स, बिजनेसमैन तक इन जालसाजों के जाल में फंस रहे हैं। और हमारे परिवारों के बुजुर्ग, वे अधिक वल्नरेबल, अधिक असुरक्षित होते हैं, आसानी से इनके निशाने पर आ जाते हैं। जैसे इस मामले में, जहां विक्टिम से 20 लाख रुपए ठगे गए। लेकिन यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज का डीप फेक वीडियो बनाकर वर्चुअल कोर्ट में इनकी पेशी तक करा दी गई। पीड़िता है, इसके पास एक दिन मॉर्निंग में व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है और ये बताया जाता है कि आपका सिम जो है बंद कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं कोऑपरेट करती हैं तो ये डर जाती है और इसके बाद से इसका आधार कार्ड नंबर, इसका पता, सारी डिटेल जो है साइबर फ्रॉडस्टर मोबाइल पे ले लेते हैं। मुझे कॉल आया कि आपको ना फ़ोन काट दिया जाएगा। तो मैंने कहा क्यों सर, मैं तो ऐसे फ़ोन के बगैर मैं कैसे रहूँगी, यही तो फ़ोन मेरा सारा है, तो यही तुम काट दो। नहीं, आपको ये ऑर्डर आया कि आपका फ़ोन कट जाएगा अगर आप हमारी बातों को। ऐसे करके उन्होंने फिर मुझे बार बार फ़ोन करते रहे और बात करते रहे, आप मुंबई आ जाओ। मैं तो मुंबई मैं कैसे आ सकती हूँ, अकेली जनी मैं कैसे आ सकती हूँ। तो आप कहते चलो फिर हम आपका यहाँ से वर्चुअल करा देते हैं। तो कल आपकी ना कोर्ट में हियरिंग है, तो फिर आपको हम बात कराएंगे। फिर रात भर उन्होंने कहा आपने फ़ोन नहीं काटना, किसी को बताना नहीं है। अगर आपने बताया तो हम पुलिस लेके आ जाएंगे आपके घर। फिर रात भर पूरी मुझे निगरानी में रखा। सोरी में उसी कमरे में मैंने फ़ोन रखा, पूरी इनकी निगरानी में। मैं क्या सो रही हूँ उसको, मैं तो मैंने तो हवन करिए, मैं शाम के टाइम मैंने हवन किया जैसे मैं करती हूँ आज यूजल। और फिर मैंने सुबह उठ के मेडिटेशन भी की। तो वो सब सुन रहे, सब देख रहे, कर रहे। तो कहते अच्छा ठीक है, आपको 10 बजे आप नहा धो के फ्रेश हो जाओ, तो आपकी हियरिंग है 10 बजे। फिर मेरे को उन्होंने वो भेज दी, PDF भेजना शुरू कर दिया। देखो ये आपके नाम, ये वारंट है, ये पिटीशन है, ये सब कुछ मेरा एंटर है, तो आपने देखा होगा इसमें है। फिर इसके बाद हो गई, फिर हम जजमेंट देते हैं ना ऐसे, तो कहते थे ऐसे करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर उसका जो SP था, उसने जो रोहित गुप्ता था, उसने कहा कि आपकी ना, उन्होंने कहा कि आपकी कई जगह से आपके ना पैसे गए हुए, आपने नरेश क्या नाम है वो जो जेट एयरलाइन का, आपको पता है जेट एयरलाइन जो मनी लॉन्ड्रिंग, हमें पता भी नहीं क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, उसके थ्रू आपने पैसा मुझे कराया इस आधार कार्ड से। इस आधार कार्ड से, मेरा आधार कार्ड मेरा था भी नहीं वो आधार कार्ड। इसको बताते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रयोग हुआ है, आपके खाते प्रयोग हुए हैं, और इस तरह इसको डरा धमका के जो है
इससे सूचनाएं सारी लेते गए और जो खाते थे खाते की डिटेल भी ले लिए। मैं अकेली रहती हूँ, बच्चे मेरे पास है, तो वो सारा यहाँ का मेरा वही देखते हैं। तो नहीं वो ऐसा नहीं है, आपको वो जज कह रहे कि आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी आपके हर पैसे की बात। मन में मैंने सोचा मेरी रोज मैं देती हूँ इनकम टैक्स, उतना मैं पे करती हूँ, मेरी इससे ज़्यादा और वेरिफिकेशन क्या लेंगे। मन में तो आया कि और बच्चों का फोन आए, 1 मिनट बात करने थे, करने नहीं थे, क्योंकि वो कॉल ही नहीं काटते थे कि मैं दूसरों को मिला सकूँ। तो बच्चों ने कहा भी मम्मी क्या बात है, आपको मुँह ऐसी मुँह बड़ा दर्द हो रहा है, मैंने ऐसे करके टाला। कहते अच्छा आपको फिर हम जी भेज दें, आपको पुलिस भेज दें, आपको डॉक्टर को दिखाना है, हम आपको भेज दें पुलिस। मैं डर गई, मैं कब घर में आ जाएगी तो मेरी तो क्या इज्जत रहेगी। फिर नेक्स्ट डे फिर हुआ, अच्छा जी आप ऐसे है लज्जा जी, आप जाके ना बैंक जाइए, जैसे तैसे है ना आपकी जो FD है ना उसको खुलवाइए। बैंक वाले क्यों नहीं करेंगे, आप जाके बोलो। और मैं चली गई, उनकी कहने पे बेकार में आके चली गई। और फिर मैंने उनको एक थी, मैंने कही 15 लाख की है FD करवाओ दो, उस नाम से पूरा उन्होंने डिटेल दी, IFSC कोड, सारा कोड, ये नीलम लेटर सब कि आप इसकी जो है 20 लाख की FD कराओ, वो करवाओ, और ये सब मांग था। बताते ये थे कि अगर आप पैसा जो ट्रांसफर कर रही हैं इसका केवल वेरिफिकेशन चल रहा है, कभी CBI इंस्पेक्टर बन के और कभी ED के अधिकारी बन के, पुलिस के अधिकारी बन के, क्राइम ब्रांच के बन के, तरह तरह से उसको डरा धमका के जो है उससे 20 लाख रुपये ट्रांसफर किया। और बैंक मैनेजर के सहयोग से, उसकी तत्परता से जो है अगला जो 29 लाख रुपये था वो डिजिटल अरेस्ट के मामले में नहीं गया और इस तरह 20 लाख का उसके साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे हाथ कांप रहे थे, मन हो रहा था कि किसी को बोल दो, जैसे तो आत्मा अलाउ नहीं करती, ऐसे काम के लिए ऐसे हो रहा था मेरा। इन तक ये पड़ोस के पास में रहती है मेरी बहू, इसको मैंने नहीं बताया, डर के मारे कि कहीं ये ना मेरे घर आके पुलिस खड़ी हो जाए तो मेरा नाम बदनाम हो जाए। लगातार उनके जो भी एजेंसियां हैं, साइबर फ्रॉडस्टर हैं, लड़के लगे हुए हैं, कॉल कर सेंटर से करते रहते हैं। जो भी उस जाल में फंस जाता है उसका मिसयूज वो लोग करते हैं। इसमें कहीं कोई वर्ग नहीं है, बुजुर्ग लोग भी इसमें टारगेट हो रहे हैं, चूँकि आप वेरीफाई चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, थाने नहीं जा पाते हैं, इस तरह के मामले आ रहे हैं। कई बार वो फेडेक्स कुरियर का बन के, कि फेडेक्स कुरियर से मैं बोल रहा हूँ, आपका एक कुरियर है जिसमें आपका आधार कार्ड प्रयोग हुआ है और इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो डरा के धमका के जो है पैसा लेते हैं। अब जो ये डिजिटल अरेस्ट नाम का जो मोडस ऑपरेंडी आ रहा है साइबर फ्रॉड में, उसमें बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि पहले तो कोई विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाता है। विक्टिम अधिकतर ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, क्योंकि घर बैठ के काफ़ी बार उनको 2 चीज़ों का डर रहता है। तो थोड़ा डिजिटली इतना टेक सेवी नहीं होते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि उनको समाज में उनकी इज्जत क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, उसका थोड़ा ज़्यादा भय होता है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट में ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। तो समाज क्या सोचेगा, पुलिस घर तक ना आ जाए, इस तरह के डर, वो भी तब जबकि आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। गौर करें, इस मामले में इन्हें कॉल आधी रात को आई, वो भी व्हाट्सएप कॉल। तो इन्होंने अनजान नंबर से आधी रात को आई व्हाट्सएप कॉल उठा ली। ऐसी गलती आप मत करें। अनजान नंबर से आई कॉल, वो भी व्हाट्सएप कॉल, वो भी जो आधी रात को यानी ऑड आवर्स पर आए, भला क्यों आंसर करना। डिजिटल अरेस्ट के ये मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बार फ्रॉडस्टर्स के पास अगर आपका नंबर आ गया तो आपको क्या करना चाहिए बताऊंगी आपको कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। पुलिस को आए दिन आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले। अहमदाबाद की पुलिस ने बताया है कि कैसे एक वृद्ध दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया। इन्हें 13 दिन तक अपने ही घर में फोन पर कैद रखा गया। 80 लाख रुपए इनसे ठग लिए गए। इस केस में भारतीयों के साथ साथ
ताइवान के नागरिक भी पकड़े गए हैं। हाल में हमारे को जो केस आया था जिसमें 13 दिन के लिए इनको डिजिटल अरेस्ट में रखा था। वृद्ध रिटायर्ड दंपति थे और उनके बच्चा बाहर रहता था, अब्रॉड रहता था, तो ये लोग दोनों अकेले यहाँ पे रहते थे। उनको यही कहा गया कि आप एक मुंबई पुलिस का ऑफिसर बन के उनको आइडेंटिटी दी गई, आपका नंबर ट्राई की सस्पिशियस एक्टिविटी में पाया गया है, उनके पास उनका आधार कार्ड नंबर था, तो वो नंबर से इनको विश्वास हुआ कि ये सही है। उनको यही कहा गया कि अगर आप इसमें हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको इसमें से बाहर निकालने का पूरा प्रयत्न करेंगे। घर पे उनको बाहर मतलब दूध भी नहीं था, तब भी उनको घर से बाहर दूध लेने के लिए भी नहीं अलाउ किया। घर पे साफ सफाई करने के लिए जो आते थे या इनके नेबर्स भी इनको पूछने के लिए आते थे, उन सबको मना किया गया था। यहाँ तक कि इनको अपने लड़के को जो बाहर था, आउट ऑफ इंडिया जो सेटल था, उससे बात करने के लिए भी इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी और उसमें भी वो वीडियो कॉल ऑन रहता था ताकि इनको पता चले कि आप क्या बातें करते हैं। तो इस तरह से पूरा ही एकदम साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया गया था। 13 दिन के बाद ये लोग पुलिस के पास इसलिए आए क्योंकि इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इसी तरह का कोई केस कहीं और हुआ है। तब इनको लगा कि नहीं, हमारे साथ जो हो रहा है वो जेन्युइन नहीं और ये साइबर फ्रॉड है। इसमें हमने इन्वेस्टिगेट करते करते हमें एक ताइवानीज गैंग पकड़ी है। जो 4 लोग हैं यहाँ पे, जो ऑटोमेटेड डार्क रूम नाम की एक जगह है उन्होंने बनाई थी, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये सारे इस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूटेड मोबाइल फ़ोन्स हैं कि जो डमी बैंक अकाउंट्स लोग बनाते हैं और उसमें पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारे पैसे यहाँ से ऑटोमेटेड वे में इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र हो सके। इस तरह से कि यहाँ पे मैन्युअली कोई बैठता नहीं है, वो सब लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया ताइवान में बैठ के इन मोबाइल फ़ोन्स को ऑपरेट करते थे। और इस तरह से पूरा पेमेंट गेटवे सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था और यहाँ से अलग अलग फ्रॉड के पैसे इंडिया से आउट ऑफ इंडिया चाइना और दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सभी डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मोडस ऑपरेंडी यानी बात करने का पैटर्न एक जैसा ही होता है। गौर करें, सबसे पहले कॉल आती है, आपको किसी अपराध में संलिप्त बताकर डराया जाता है। यदि आप डर जाते हैं तो फिर आपको वीडियो कॉल पर बुलाया जाता है और फिर खेल आगे बढ़ता है। विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों से बात कराई जाती है और फिर कोर्ट के समन आदि कागजात दिखाए जाते हैं। कई मामलों में संलिप्तता बताई जाती है। जांच के लिए फिर खातों की, आपके एसेट्स की जानकारी ली जाती है। फिर वेरिफिकेशन के बहाने पैसे ट्रांसफर करने की भी मांग की जाती है। यहाँ कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। कोई कोरियर कंपनी या ट्राई का व्यक्ति आपको सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां या पुलिस से सीधे कॉल पर कनेक्ट नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं होता। तो समझदार बनिए ना। अगर कोई कहे कि मैं पुलिस को कॉल कनेक्ट करता हूं तो अलर्ट हो जाए। विभिन्न केंद्रीय या जांच एजेंसियां जैसे पुलिस, सीबीआई, आरबीआई, सीआईडी, नारकोटिक्स विभाग, कस्टम्स विभाग, ईडी, ये एजेंसियां फोन पर, वीडियो कॉल पर कोई पूछताछ नहीं करती। इनकी अपनी व्यवस्था होती है, अपना तरीका होता है। पर व्हाट्सएप पर या स्काइप पर ये कतई बात नहीं करती। सभी जांच एजेंसियां आपसे आमने सामने ही पूछताछ करती हैं। तो कोई आपको वीडियो कॉल पर बयान देने की बात कहे तो अलर्ट। ये जांच एजेंसियां कोई कागजात भी नहीं साझा करती। तो कोई अगर आपको कहे कि सीबीआई, ईडी का वारंट है तो अलर्ट। कोई आपको डराकर आपकी निजी बैंक संबंधी जानकारी मांगे तो भी अलर्ट। तो ध्यान दें, आपको इस तरह की कॉल आ सकती है जहां कॉलर इस तरह की बात करता नजर आएगा। ट्राई से बात कर रही हूँ, आपके नंबर से फ्रॉड कॉल हुई है, 2 घंटे में आपका सिम बंद हो जाएगा। मैं नारकोटिक्स विभाग से बोल रहा हूँ, आपके नाम के पार्सल में ड्रग्स है। आपका आधार अवैध काम में प्रयोग हुआ है, आपको सीबीआई अधिकारी से बात कराता हूँ। जब भी कभी ऐसी कॉल आए तो क्या करना चाहिए? वैसे आपके पास इस तरह की कॉल्स में बचने के कई मौके होते हैं। सबसे पहले तो ऐसी कॉल तुरंत काट दें, अधिक बात ही ना करें। इस बात की आदत डाल लें, जब अज्ञात नंबर से कोई भी फोन आए और कोई कुछ ऐसी बात करे जिससे आपका सरोकार ही नहीं है तो कॉल तुरंत काट दें। दोबारा कॉल्स आएंगी लेकिन आप आंसर ना करें, यहीं से आप बच जाएंगे।
लेकिन अगर आपने कॉल उठा ली, नहीं काटी कॉल, तो दूसरे की बात सुनकर डरे नहीं। इनकी ये जो गिरफ्तारी की कहानी होती है, इससे तो बिल्कुल ना डरे। ये पूरी तरह से झूठी होती है, ये आप भी जानते हैं। तो फिर डरना क्यों? ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अधिकारी आपको फोन पर या वीडियो कॉल से धमकाकर गिरफ्तार नहीं करता। अगर आप इनकी बात से डर भी जाते हैं, तो आता है तीसरा कदम। अगर वो आपको भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका बयान रिकॉर्ड करने की बात करेंगे। और इस बात पर आपको अड़े रहना है कि आप बयान यूं नहीं देंगे, थाने आकर पुलिस के सामने ही बात करेंगे। बस वीडियो कॉल पर आपको बात नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई आपको कितनी ही डराने की कोशिश करे, लेकिन आप वीडियो कॉल ना करें। क्यों? क्योंकि पुलिस या एजेंसियां वीडियो कॉल नहीं करती, ना व्हाट्सएप या स्काइप पर नोटिस या समन्स देती हैं, गिरफ्तारी की धमकी भी नहीं देती। ये जो धमकी देते हैं वो बिल्कुल झूठी होती है। अब डिजिटल अरेस्ट का ये मामला आपके सामने रखते हैं, जिसमें एक बैंक कर्मी इनकी झूठी कहानी में फंस गए और इस कदर डर गए कि इनके कहने पर घर छोड़कर होटल में जाकर रुक गए। और तो और पैसे भेजने के लिए अपने गांव भी चले गए, जहां जाकर रिश्तेदारों ने इन्हें इनके फोन के चंगुल से छुड़ाया और तब ये बचे। कॉल आया था, बोला मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। और उसके बाद उसने वीडियो कॉल शुरू कर दिया और उसके बाद बोला कि आपके आधार से 2-3 सिम कनेक्टेड है, जिससे वल्गर मैसेज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब का मैसेज जा रहा है और आपका मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नाम है और आपके अगेंस्ट में CBI इंक्वायरी चल रही है और पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है, इसलिए आप घर छोड़ के कहीं होटल में जाकर रुको। लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास क्यों आएगी पुलिस? खौफ इतना पैदा कर दिया था कि आप नहीं बात मानोगे तो हम आपकी फैमिली, बच्चे सबको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो मैं उसकी बात मानते हुए घर से निकल गया और जाके मैं होटल में रहा। और उसके बाद उसने मेरे से जैसे वो 11-12 घंटे तक पूरी, मतलब उसके बाद कंटिन्यूस वीडियो कॉल ऑन थी हमारी। वीडियो कॉल में जय हिंद, यस सर, नो सर और गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर आता था। और फिर उसने बोला कि आपका CBI इंक्वायरी चल रही है, आपका खाता नंबर बताओ। मैंने एक अकाउंट का खाता नंबर बताया और उसके बाद बोला कि मेरा और घर पे पैसे। तो उसने बोला कि आप घर नहीं जा सकते, आप अपने RBI से एक खाता नंबर आपको दिया जाएगा, आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करो। तो फिर मैं अपने बेस ब्रांच में गया, वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 5,03,000। उनके फ़ोन का यूज़ पोर्नोग्राफिक मटीरियल भेजने के लिए किया जा रहा था, ये डर दिखाकर कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप हमारे से किसी भी तरीके का संपर्क तोड़ते हैं। ये डर दिखाकर उन्हें काफ़ी लंबे समय तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया और उनसे लगभग 5 लाख रुपए ठग लिए गए। इस संबंध में हमने मामला नंबर 193 साइबर क्राइम सेंटर में दर्ज कर लिया। उसके बाद मेरा FD वगैरह SBI में तब पेंशन आता है, मैं बोला कि आप SBI से कर दो। तो मैं गया भतोला में हुआ नहीं। फिर उसने बोला कि आप गाँव जाओ। इन बिटवीन मैं उसको कितने बार बोला कि मुझे अपनी फैमिली, भाई वगैरह से बात करने दो। वो बात करने के लिए साफ मना कर दिया कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं बोला कि मैं गाड़ी से नहीं जा सकता। तो मैं बोला कि मुझे कम से कम एक सेट कपड़ा तो लेने दो, मैं इलेक्शन ड्यूटी से आया हूँ, मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूँ, मैं कपड़ा फ्रेश हो लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो बोला नहीं, आप घर नहीं जा सकते, घर जाओगे तो आपके फैमिली, बच्चे को भी मुझे एस्कॉर्ट करना पड़ जाएगा। उसके बाद नई दिल्ली गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं अपने गांव चला गया। लेकिन गांव से पैसा निकलता नहीं, तो फिर मैं वहाँ के गांव के जो हमारे चाचा वगैरह थे, तब तक मैसेज पहुँच गया था ये आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। उसके बाद ये कहानी बंद हो गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पहले CRP
पीसी में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट या साइबर विजुअल नॉन फिजिकल अरेस्ट का प्रावधान रखता हो। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी व्यक्ति अवैध या गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा तो उसको पुलिस फिजिकली आकर अरेस्ट करेगी। उसके अंदर भारतीय कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आपको नॉन फिजिकली अरेस्ट करने का प्रावधान है। मैं अब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अननोन कॉल नहीं उठाना, किसी के झांसे में नहीं आना है, और अगर इस तरह का कुछ फोन आता है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाना। बहुत से लोगों को ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत से लोग डिजिटल अरेस्ट को लेकर इस तरह के सवाल भी करते हैं, जैसे कैसे विश्वास कर लेते हैं लोग इन फ्रॉडस्टर्स पर, या फिर अरे कॉल काट कर पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते। तो लेते हैं इन सवालों के जवाब। 24 घंटे जब नज़र कैद रहता है, मतलब आप अगर सोते भी हैं तो आपको वीडियो कैमरा ऑन रखना होता है। इसके साथ जो भय और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर जो क्रिएट होता है, उसी के चक्कर में विक्टिम है वो और भी आसानी से पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा साइकोलॉजिकली मेंटली एक गेम खेलते हैं आपके साथ, प्रेशर टैक्टिक यूज़ करते हैं और सामने आपको ये लालच दिखाते हैं कि हम आपको इस केस से बाहर निकाल लेंगे अगर आप हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें। तो ध्यान रखें, आपके भी एक नागरिक के तौर पर अधिकार हैं। कोई भी आपको यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकता। वीडियो कॉल्स पर दिखाए जाने वाले कानूनी कागजात झूठे होते हैं, हालांकि वो इतने असली लगते हैं कि विश्वास होने लगता है। लेकिन आप दिमाग से काम लें, विश्वास ना करें। क्या करना है आपको? रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए। बहुत गहरे हैं इन साइबर अपराधियों के तार। स्पेशल टास्क फोर्स ने जब पकड़े गए लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि सीमा पार से चलाया जा रहा है पूरा तंत्र। हमारे ही देश के लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और निशाने पर भी हम ही हैं। लक्ष्य ही है कि हम भारतीयों को लूटा जा सके। हमारी अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है। कितने ही हजार करोड़ इन अपराधों की भेंट चढ़ रहे हैं। देश के खिलाफ एक तरह का साइबर टेररिज्म है ये। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गिरोह जहां शामिल हैं, वहां पर हमें देखने में आ रहा है कि वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीप फेक का बहुत प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं, उनका भी दुरुपयोग दे रहा है। क्रिप्टो करेंसी, CBDC, मास पेइंग, पे आउट, वर्चुअल अकाउंट्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली लाई तो गई थी पब्लिक की सुविधा के लिए, लेकिन ऑटोमेटेड होने के कारण उसका दुरुपयोग ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग ज़्यादा कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अधिकतर आप देखेंगे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, PDR, वियतनाम, इन देशों से हो रहा है और ये कंट्रोल्ड होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा। और टॉप लेवल पे अधिकतर हम देखते हैं कि चाइनीज़ हैं, उनके नीचे लोकल लोग हैं और ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं फुट सोल्जर्स में कुछ भारतीय भी जाकर संलग्न हो रहे हैं। तो सुना आपने, देश के खिलाफ हो रही इस साजिश से, इस साइबर आतंकवाद से हमें मिलकर ही पार पाना होगा। आइए सुने पुलिस क्या कहती है डिजिटल अरेस्ट और इन अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी को लेकर। पहले बोलते थे कि आपका फैड एक्सपीरियंस में जो पार्सल हुआ है उसमें ड्रग्स मिली है। अभी ये ट्राई के नाम से आपको फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आपका नंबर ब्लॉक होने जा रहा है क्योंकि ये नंबर इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो। तो रिसेंटली कुछ कंप्लेन देखे तो दोनों और हमें मोडस ऑपरेंडी मिली है जिसमें ये लोग आपको डराते हैं, उसका आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने जा रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड इन सम इलीगल एक्टिविटीज। अल्टीमेटली पहले बहाना डराया जाता है, जो फेक पुलिस बन के डिजिटल अरेस्ट करके आपको फेक वारंट्स और ये सब भेजे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपके पास अल्टीमेटली चार्जेस के नाम से या तो RBI सर्वर में ये ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट है या नहीं ये वेरीफाई करने के नाम पे आपसे पास पैसे लिए जाते हैं। अगर आपको एक बार कोई ऐसी कॉल आई है तो मतलब आपका नंबर कभी कहीं लीक हो चुका है और इन फ्रॉडस्टर्स के हाथ भी आ चुका है। आपको अलग अलग तरीकों से ये टारगेट करते रहेंगे, कभी फेक कॉल्स, कभी मैसेजेस या फिर ईमेल में लिंक भेजकर आदि। मगर आप घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं।
प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों को ऐसे कॉल्स या फेक मैसेजेस इन फ्रॉडस्टर्स के द्वारा आते रहते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं इन साइबर अपराधियों से बचूं कैसे, तो बस एक ही जवाब है, साइबर स्वच्छता यानी साइबर हाइजीन। यानी करना क्या है, सुरक्षित पासवर्ड रखें, पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें, शॉपिंग पोर्टल्स और बैंकिंग पासवर्ड्स एक ही जैसे ना रखें, सोशल मीडिया प्रोफाइल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप जरूर यूज करें, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल की प्राइवेसी फीचर्स को स्ट्रॉन्ग करें, किसी भी मैसेज के लिंक्स वेरीफाई किए बिना क्लिक ना करें, और अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या करना है, तुरंत 1930 पर कॉल करें और बिना समय गंवाए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप शिकायत करते हैं उतनी ही संभावना बढ़ जाती है कि आपका पैसा आपको वापस मिल सके। साइबर संसार में कौन सी खबरें बटोर रही हैं सुर्खियां, आइए देखते हैं साइबर समाचार। और अब चलते चलते कुछ अहम जानकारी। उन ऐप से सावधान रहें जो निरंतर इंटरनेट एक्सेस की मांग करते हैं, वे आपकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। सुरक्षा जोखिम कम करने और स्टोरेज स्पेस के लिए आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें जो आप उपयोग ही नहीं करते। ये कार्यक्रम है आपके लिए, आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं #cyberalert_with_DD_news के साथ। आपके अनुभव से और लोग भी सीख सकते हैं और सावधान हो सकते हैं। और अब आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है, इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।